हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश के बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम प्रीवियसली वीडियो से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जिसका रीडिंग कंप्लीट हो गया था और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए थे, पर कुछ एक वर्किंग क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप्स वो रह गए थे। वो आज कंप्लीट करने के बाद में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक का होमवर्क आप अपने नोटबुक में मेंटेन करके रखेंगे, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो आइए हम वन बाय वन वो क्वेश्चन आंसर्स को टैली करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनिन हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर एग्जाम आंसर्स। अब आपको क्या लगता है कॉनिन ने कितने देर तक वो लेटर को रखा? इसका आंसर दीजिए एक एग्जाम्पल के साथ में। तो आंसर नीचे लिखा है, कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर ऑन दिसंबर 26, 1914। 26, 1914 में लिखा था। ही वॉज अ यंग मैन देन, तब वो यंग थे, एंड सो वॉज कॉनिन, तब भी उनकी वाइफ भी यंग थी, एज शी वॉज हिज वाइफ। कॉनिन हैड रिसीव द लेटर अ मंथ लेटर, कॉनिन को वो एक महीने बाद मिला। शी वॉज नाउ 101 ईयर्स ओल्ड, अब वो 101 ईयर ओल्ड हो गई थी। अज्यूमिंग हर एज देन टू बी इन हर 20s, अगर हम उनके 20s की एज देखें, द लेटर वॉज नाउ 70 to 75 ईयर्स ओल्ड। अगर एज के अकॉर्डिंग इनका देखें तो लेटर 70 से 75 साल पुराना है। शी हैड केप्ट इट सेफ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इसलिए हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही सेफ जगह पे उसको रखा था लेटर को। सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। अब आपको क्या लगता है कि वो डेस्क क्यों सोल्ड किया गया और कहाँ, कब? तो आंसर देखेंगे, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनिन्स हाउस बर्न डाउन। जब ऑथर वहाँ जाते हैं तब उनको दिखाई देता है जला हुआ घर, जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, छत उखड़ी हुई है। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि डेस्क तब सोल्ड किया होगा जब उनका घर जल गया था, क्योंकि हमने पढ़ा था डेस्क पे बर्न मार्क्स भी थे। द डेस्क शो डैमेज फ्रॉम द फायर एंड द वाटर, फायरमैन मस्ट हैव पोर्ड टू पुट आउट द फ्लेम्स। मतलब हमने यही मैं आपको जो बता रही हूँ कि डेस्क पे भी हमने नोटिस किया था डेस्क का डिस्क्रिप्शन में कि वो जला हुआ था, तो फायरमैन ने उसको बचा लिया होगा या उस पर पानी गिरा के वो पानी से ख़राब हो गया होगा। सिंस कॉनिन नाउ लिव्ड इन अ नर्सिंग होम, कॉनिन नर्सिंग होम में रहती थी। शी मस्ट हैव सोल्ड आउट ऑल द यूजलेस एंड डैमेज्ड आर्टिकल इन द हाउस बिफोर। कॉनिन क्या है, नर्सिंग होम में चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, तो हो सकता है इस कारण से उन्होंने वो डेस्क को बेच दिया हो। थर्ड आपका है, वाई डू जिम एंड हांस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वे टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू अग्री। जिम एंड हांस हॉल्फ का जब हम कन्वर्सेशन देखते हैं तो वो देखते हैं ना कि गेम्स और स्पोर्ट्स के ज़रिए भी हम अपने आपसी बैर मिटा सकते हैं। तो ये आप मतलब ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है। तो आंसर देखेंगे, जिम एंड हांस आर ऑर्डिनरी पीपल विद द ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ काइंडनेस एंड फेलो फीलिंग्स ऑफ ऑल मेंस। जिम एंड हांस हमें बहुत मतलब हमने देखा जिसका कन्वर्सेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही काइंड पर्सन लग रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग लग रहे हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है। दे हैड सीन सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम एवरी डे ऑन द बैटल फील्ड, क्योंकि वो वहाँ पे बैटल फील्ड में युद्ध के मैदान में रोज़ मार धाड़ या फिर किसी का मरना अपने पास वालों का साथ वालों का देखते हैं। बोथ हेटेड वॉर एंड वॉट इट डिड टू सिंपल मैन, जैसे हम लोगों को युद्ध बुरा लगता है वैसे उन लोगों को भी युद्ध बुरा लगता है। दस दे थॉट इट टू बी मच मोर डिज़ायरेबल दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट बी सेटल्ड थ्रू द पीसफुल मीन्स लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी इसी कारण से उनको ये लगता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या है, पीसफुल है, इसमें किसी की जान की खतरा नहीं होता है, ना ही कोई विडो होगा, ना ही कोई सफ़र करेगा, तो इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस वर्ल्ड प्रिवेंट वॉर एंड ह्यूमन सफरिंग, आई एग्री विद देम दैट वॉर नेवर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। युद्ध करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दे ओनली इन्फ्लेम देम एंड बॉट नथिंग बट डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस। हम युद्ध करने से खाली लोगों के मौत होती हैं और नुकसान होता है, तो इसलिए हम भी एग्री करते हैं कि इन सब चीज़ों से जो हमारे आपसी बैर हैं वो दूर किए जा सकते हैं। फोर्थ है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अब आपको क्या लगता है कि जो दोनों तरफ के सोल्जर्स हैं वो एक बराबर थे, यानी एक जैसे थे या अलग अलग थे? जो भी आपका आंसर हो उसको आप स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको
सपोर्ट करें। तो हमारा आंसर हम देखेंगे द सोल्जर ऑफ बोथ आर्मीज़ आर वेरी मच अलाइक। दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो एक जैसे थे। कैसे? क्योंकि वो सिंपल ऑर्डनरी मैन हु हैड बीन थ्रस्ट इन टू वॉर अगेंस्ट देयर will in the call of national duty, both wanted peace and an end of armed strife that killed thousands every day। अब यहाँ पे वो लोग सिंपल ऑर्डनरी थे और दोनों ही सिर्फ इसलिए वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि वो उनका काम था अपने देश की रक्षा करना। लेकिन अगर उनके मन की बात जाने तो कोई भी वहाँ पर युद्ध करना या किसी को मारना पसंद नहीं करता था। इसीलिए द स्टोरीज मेन थीम इज़ दिस इटसेल्फ। अब स्टोरी की जो मेन थीम है वो यही है, उनके खुद के बारे में। दे हग ईच अदर, उन्होंने जब हमने पढ़ा भी कि जब दो सबने क्रिसमस सेलिब्रेट किया तो उन्होंने एक दूसरे को हग किया। ईट एंड ड्रिंक टुगेदर, एक साथ खाया पिया, क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया। और फाइटिंग, उस टाइम पे वो फाइट को भूल चुके थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स थे वो एक बराबर थे। फिफ्थ देखेंगे, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन अ कॉमन एट क्रिसमस। आप अब यहाँ पर स्टोरी के अकॉर्डिंग ये मेंशन करें कि ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स एक साथ दोस्त बन चुके थे और उनमें कॉमन था क्रिसमस के ईव पर। तो आंसर देखेंगे, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स found many things in a common. They had the same enthusiasm for Christmas, sang choral, shared their drinks, food and play football, a game which both loved. Both armies had young, minded men who hated war, wanted an ordinary life with their families and wanted to enjoy a simple pleasure of a life. अब यहाँ पर हमने देखा कि सभी सोल्जर्स दोनों तरफ के वो कॉमन आदमी ही थे, ठीक है। उनमें सेम जोश देखा क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का, सबने एक साथ खाया, सबने एक साथ पिया, इवन सबने एक साथ खेला भी। जो दोनों सोल्जर्स को लाइक था वो गेम, फुटबॉल खेला ना उन्होंने। और सभी सोल्जर्स एक साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते थे, कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। देयर कॉमन होप्स ऑफ एंड कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ आर मेड देम फ्रेंड्स हु फाउंड अ लिटिल टाइम ऑफ अ पीस एंड लाफ्टर एडमिट्स द कंसिस्ट ऑर्डर्स ऑफ वॉर, डेथ एंड लॉस। अब ये हमने ये भी देखा था कि सब लोगों के अंदर एक अच्छा दिल था, अच्छे विचार थे, इसी कारण से उन लोगों ने एक साथ मिलकर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जिस टाइम पे वो भूल गए थे कि हम लोग अगेंस्ट पार्टी के हैं। 6th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ कॉनिन्स क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉनिन का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और वो बेस्ट क्यों था? तो आंसर देखेंगे, कॉनिन्स क्रिसमस प्रेजेंट वॉज अ लेटर फ्रॉम द जिम that the author had recovered from the old desk and brought to her. In her confused state of mind, she, however, thought the author to be her long-awaited husband Jim. Since she had waited for his turn for so long, his presence beside her made it the best Christmas gift ever. For she had wanted nothing more and so desperately than her husband to be by her side, safe and alive. अब कॉनिन का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? तो 6th के आंसर में हमने क्या पढ़ा? अभी ये पढ़ा कि कॉनिन जो है जिम की वाइफ, जो उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, उनका लेटर मिलते ही जब उनको वो वापस मिला लेटर, तो वो ही उनके लिए बेस्ट प्रेजेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और उनको यही था, वो डेस्परेटली अपने हस्बैंड का बहुत लंबे समय से वेट कर रही थी जो जंग से आए ही नहीं वापस। इसीलिए उनको यही लगा कि ऑथर जब वो देने आए लेटर तो वो ऑथर नहीं, वो उनके हस्बैंड ही हैं, क्योंकि उनका एज इतना हो गया था तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। बस वो यही चाहती थी कि वो उनके हस्बैंड उनके साथ बैठे, चाय पिएं और हमेशा सलामत रहें। तो वो जो लेटर था वही उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कंसिडर होता है। 7th और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, Do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of again another title? मतलब आपसे पूछा गया है जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो ये क्या सही टाइटल है या आप लोगों को कोई और भी सुटेबल टाइटल लगता है? तो आंसर देखेंगे, द स्टोरीज टाइटल इज़ अ क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर इट्स रिफ्लेक्ट्स ऑफ द स्टोरीज मेन थीम। मेन थीम को अगर देखा जाए स्टोरी की तो उस हिसाब से ये जो टाइटल है वो बहुत सही है। A letter written
1 डे आफ्टर द क्रिसमस इन 1914, जैसे हमने पढ़ा कि लेटर 1914 क्रिसमस को लिखा गया था बाय द हस्बैंड हु राइट अबाउट द अनयूजुअल क्रिसमस ऑन द बैटल फील्ड। जो हमने देखा कि जिम क्या है, बैटल फील्ड से एक अनयूजुअल चीज़ होती है, क्योंकि बोथ द आर्मीज़ अपने एक साथ वो क्रिसमस बनाती हैं, तो उनके लिए बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई ना, तो इस बारे में वो उन्होंने लेटर में अपने वाइफ को लिखा था। द ऑथर्स रिकवरी फॉर द लॉन्ग अगो रिटर्न लेटर ऑन द क्रिसमस ईव, और इत्तफाक की बात ये बताई गई स्टोरी में कि ऑथर को भी वो लेटर एक बहुत टाइम बाद में वो क्रिसमस वाले दिन ही मिलता है, इस वजह से जिसमें उन्होंने पढ़ा, और फिर वो द ग्रीफ एंड अनएंडेड द पेशेंट ऑफ अ विडो एज शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड, जिसमें ये बताया गया, ये फील बताया गया कि एक लेडी है, कॉनिन है, जो विडो हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना ये नहीं पहचान पा रही कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, बल्कि उनको वो लेटर का इतना अच्छे से वेट किया, उन्होंने इतनी टाइम तक वेट किया कि जब वो लेटर ऑथर देने भी आए तब भी उनको वो अपना हस्बैंड ही समझ रही थी। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो टाइटल जो है वो पूरी तरीके से सूटेबल है। तो नीचे लास्ट लाइन में आंसर में देखिए ये भी लिखा है, सम अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन बी, कुछ अल्टरनेटिव टाइटल्स भी हो सकते थे, जैसे द लॉस्ट लेटर, एक खोया हुआ लेटर, द सोल्जर्स विडो, द वॉर एंड द वोज, मतलब शपथ और युद्ध, ऐसे करके कुछ हो सकते थे, बट इन अप्रोप्रिएटली अगर हम देखें तो ये टाइटल बहुत ही सूटेबल है स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये लॉन्ग आंसर्स भी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो अपना ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से नोटबुक में क्लियर करें और लर्न भी करें। थैंक यू।